अगेन आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। तो आज के इस सेशन में हम जून मंथ के करंट अफेयर को आगे बढ़ाते हुए 7 जून के सभी करंट अफेयर को यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिए। पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करते हैं हम 7 जून के करंट अफेयर को, लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे, जिनका आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। पहला क्वेश्चन सुनिए, वर्ल्ड हेल्थ डे हर साल कब मनाया जाता है? सेकेंड क्वेश्चन, ब्राटिस्लावा किस यूरोपीय देश की राजधानी है? और थर्ड क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक की ज्यूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तीनों ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कमेंट में आंसर कीजिएगा। तब तक हम चलते हैं आज के पहले करंट अफेयर पर। ध्यान से सुनिए, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस मतलब यूपीआई को अपनाने वाला पहला दक्षिण अमेरिकी देश कौन बना? यूपीआई को अपनाने वाला पहला दक्षिण अमेरिकी देश बना है पेरू। नाम सुना होगा, दक्षिण अमेरिका में प्रशांत महासागर से टच होता है पेरू। मैप में देखेंगे तो और ज्यादा हमको समझ में आएगा, लेकिन हम पहले डिटेल देख लेते हैं। तो देखिए, भारत की संस्था है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसने, और पेरू की संस्था द सेंट्रल रिजर्व बैंक ऑफ पेरू, इन्होंने हाल ही में एक समझौता किया है जिसके आधार पर अब पेरू में भी यूपीआई को लागू किया जाएगा। और इसी के साथ यूपीआई को अपनाने वाला पहला दक्षिण अमेरिकी देश कौन बनेगा? पेरू। ओके, पेरू ने एक कदम क्यों उठाया? तो देखिए, रियल टाइम पेमेंट प्लेटफॉर्म को विकसित करना पेरू का मुख्य उद्देश्य है यूपीआई को अपनाने का। इसके अलावा जो कैश ट्रांजैक्शन होता है पेरू में, उस पर निर्भरता कम की जा सके और डिजिटल पेमेंट या इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम को बढ़ावा दिया जा सके। इसलिए अब पेरू भी यूपीआई सिस्टम को अपने यहां पर लागू करने वाला है, और इस तरह से यूपीआई सिस्टम को अपनाने वाला पेरू पहला देश बनेगा दक्षिण अमेरिका का। भारत में देखिए 11 अप्रैल 2016 को यूपीआई को अपनाया गया था। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इस पेमेंट सिस्टम को विकसित किया गया था। आपको पता है पूरे इंडिया में अब हमें जहां भी कुछ भी खरीदना होता है तो हम ट्रांजैक्शन किसके माध्यम से करते हैं आजकल? यूपीआई के माध्यम से। 2016 से ही भारत में यूपीआई सिस्टम लागू कर दिया गया था। अब पेरू भी यूपीआई सिस्टम को अपनाने वाला है, जो कि दक्षिण अमेरिका का पहला देश है जो कि यूपीआई को अपनाएगा। यहां पर पेरू के बारे में कैजुअल इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। वैसे तो पड़ोसी देश हमको पता होना चाहिए पेरू के। तो देखिए, पेरू की अगर नेबर कंट्री की बात करें तो ये टच होता है कोलंबिया से, इक्वेडोर से, ब्राजील से, बोलीविया से और दक्षिण में चिली से। मतलब 5 देश सीमा साझा करते हैं किससे? पेरू से। एक बार फिर रिपीट करता हूं, इधर आप देखेंगे तो ये इक्वेडोर, इधर आएंगे तो ये है कोलंबिया, ये है ब्राजील, यहां पर आप देखेंगे तो ये है बोलीविया, और सबसे दक्षिण में आप ये जो एरिया देखेंगे ये चिली का एरिया है। तो 5 देश टच होते हैं पेरू से, और पेरू के पश्चिम में आते हैं तो साउथ पैसिफिक ओशियन, दक्षिण प्रशांत महासागर से पेरू अपनी तटीय सीमा को साझा करता है। ठीक है, दक्षिण अमेरिकी देश है। आगे बढ़ने से पहले आज के लिए आप सभी के लिए ऑफर ऑफ द डे देख लीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज के लिए आपके लिए देखिए, करंट अफेयर की ईयरली ई बुक अवेलेबल है ओनली 69 रुपीज में। 2024 की जनवरी से लेकर दिसंबर तक की ये करंट अफेयर की ई बुक है। दोनों ही लैंग्वेज में आपको अवेलेबल है। चाहे इंग्लिश में आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इंग्लिश की ई बुक को परचेस कर सकते हैं, और अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी की ई बुक को आप परचेस कर सकते हैं। दोनों की ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप वहां जाकर इजीली इस करंट अफेयर की ईयरली ई बुक को ज्वाइन कर लीजिए, आप अवेल कर सकते हैं। और कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर लीजिए, आपकी क्वेरी वहां पर सॉल्व हो जाएगी। ओके, तो काफी नॉमिनल प्राइस है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो बिना देर किए आप डायरेक्ट इसे अवेल कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर क्लिक करके आप बाय कर लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सेकेंड क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफी एग्जाम में हमने ये क्वेश्चन देखा है। क्वेश्चन क्या है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे की यहां पर बात की गई है। हर साल वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के रूप में 7 जून को मनाया जाता है।
फूड सेफ्टी के प्रति लोगों को जागरूक करना, पूरे वर्ल्ड में पोषण युक्त भोजन की उपलब्धता को सुनिश्चित करना इस दिन को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे हर साल मनाया जाता है 7 जून को। देखिए, हो सकता है आपसे एग्जाम में थीम पूछी जाए, हम हमेशा किसी भी डे की थीम को डिस्कस करते हैं, तो इसकी भी देख लेते हैं। फूड सेफ्टी प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड 2024 में वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे की थीम है। कब मनाया जाता है ये इंपॉर्टेंट है, तो ये हर साल मनाया जाता है 7 जून को। ओके, देखिए सबसे पहली बार कब मनाया गया था? तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2018 में इस डे को मनाए जाने की घोषणा की थी और आगे चलकर 7 जून 2019 को इसे पहली बार मनाया गया पूरे वर्ल्ड में। तब से लेकर 2019 से हर साल 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड में। भारत ने आज तक फूड सेफ्टी के लिए जो भी एफर्ट्स लगाए हैं, जो भी काम किए हैं, अगर उनमें से हम मेन स्कीम की बात करें तो ये हमको पता होना चाहिए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम इंडियन गवर्नमेंट लेकर आई थी 2013 में। पहली चीज, मिड डे मील योजना काफी फेमस है, आपको पता है आंगनवाड़ियों में दोपहर का भोजन फ्री दिया जाता है सरकारी स्कूलों में। ये मिड डे मील योजना 15 अगस्त 1995 को भारत में लागू की गई थी। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसे लागू किया गया था 2020 में आफ्टर कोविड। जब कोविड में खाने की समस्या थी तब भारत सरकार ने यह अभियान चलाया था। आज भी 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त में भोजन दिया जाता है, आपको पता है, अन्न दिया जाता है। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 2020 में लागू की गई थी। फूड सेफ्टी के लिए आप इंडियन गवर्नमेंट की इन 3 स्कीम को याद रखिएगा, इन अधिनियम या एक्ट को याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे आ जाएं। भारत किस देश के साथ मिलकर संयुक्त सैटेलाइट मिशन तृष्णा लॉन्च करेगा? तो भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर एक संयुक्त सैटेलाइट मिशन को लॉन्च करने वाले हैं जिसका नाम है तृष्णा। ठीक है, तो फ्रांस की एक स्पेस एजेंसी है जिसके साथ इसरो मिलकर यह अभियान चलाने वाला है। देखिए, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो और फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी है द नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज। ये कहां की है? फ्रांस की। इन दोनों को ये दोनों मिलकर संयुक्त रूप से तृष्णा नाम के मिशन को लॉन्च करेंगे जिसका मुख्य उद्देश्य होगा पृथ्वी की सतह की निगरानी करना। पृथ्वी पर जो टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है उसको डिटेक्ट करना, उसकी निगरानी करना, इस सैटेलाइट मिशन का मुख्य उद्देश्य है। नाम क्या दिया गया? मिशन तृष्णा। भारत और फ्रांस की स्पेस एजेंसी संयुक्त रूप से इसे चलाने वाली है। क्या है ये? एक थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट है। भारत पृथ्वी के ऊपर तापमान या टेम्परेचर की जो बढ़ोतरी हो रही है उस पर नजर रखना और फिर क्या प्रयास किए जा सकते हैं टेम्परेचर को संतुलित करने के लिए, कम करने के लिए, इसके लिए फिर दोनों अंतरिक्ष एजेंसी मिलकर आपस में काम करने वाली है। मिशन को नाम दिया गया है मिशन तृष्णा। ठीक है, चलिए आगे आ जाएं। ओलेग कोकोनेको, इनको हमने पहले भी पढ़ा एक बार, अगर आपको याद होगा तो। ओलेग कोकोनेको अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरे करने वाले पहले व्यक्ति बने। किस देश से संबंधित है? आपको याद होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओलेग कोकोनेको की बात करें तो ये रूस से संबंधित है जिन्होंने हाल ही में अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरे किए। यहां पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। वैसे पहले भी अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा समय तक रहने का जो रिकॉर्ड है वो रूस के ही एक अंतरिक्ष एस्ट्रोनॉट के नाम था जिनका नाम है गेनोडी पेडल्का। इन्होंने देखिए 878 दिन अंतरिक्ष में पहले गुजारे थे। अब इनका रिकॉर्ड रूस के ही कॉस्मोनॉट ओलेग कोकोनेको ने अपने नाम किया, तोड़ा है रिकॉर्ड, और अब ये 1000 दिन पूरे करने वाले अंतरिक्ष में वर्ल्ड के पहले व्यक्ति बने हैं और रूस से संबंधित है। पहले भी रिकॉर्ड रूस के ही व्यक्ति के नाम था, रूस के ही एस्ट्रोनॉट के नाम था, और अब ये रिकॉर्ड रूस के ही एस्ट्रोनॉट ओलेग कोकोनेको के नाम है।
अंतरिक्ष में कितने दिन गुजारे? 1000 दिन। ओके, इन्हें देखिए सोयूज MS-24 स्पेस क्राफ्ट के माध्यम से भेजा गया था, अभी तक ये अंतरिक्ष में ही है। हाल ही में किस राज्य में नीली चींटी की एक नई प्रजाति जिसका नाम है पेरापेरा ट्रेचिना ब्लू खोजी गई? तो नीली कलर की चींटी एक अलग सी प्रजाति है, ये नीली कलर की दिखाई देती है, इसको खोजा गया है अरुणाचल प्रदेश राज्य में। ये जिस वंश से आती है उस वंश का नाम है पेरापेरा ट्रेचिना, इसीलिए इस चींटी को क्योंकि ब्लू कलर की भी दिखाई देती है तो पूरा नामकरण कर दिया पेरापेरा ट्रेचिना ब्लू। कहां खोजी गई? अरुणाचल प्रदेश राज्य में। इमेज देखेंगे आप तो आपको पूरी ब्लू दिखाई देगी। अरुणाचल प्रदेश का पर्टिकुलर एक गांव है यिंगकू गांव, गांव का नाम तो हमसे पूछा नहीं जाएगा, तो हम ये याद रख लेंगे कि अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई दुर्लभ चींटी के वंश पेरापेरा ट्रेचिना से संबंधित है, इसीलिए नाम क्या पड़ा? पेरापेरा ट्रेचिना ब्लू। खोजी गई अरुणाचल प्रदेश राज्य में। आगे आ जाएं, ऑस्ट्रेलिया ने 5 आइज अलायंस के गैर ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों को अपने सैन्य सुरक्षा बलों में शामिल करने की घोषणा की है। 5 आइज अलायंस में कौन सा देश शामिल नहीं है? देखिए 5 आइज अलायंस की बात करें ना तो ये 5 देशों की खुफिया एजेंसी का एक संगठन है जो कि आपस में सूचनाओं को साझा करते हैं किसी भी परिस्थिति में। तो 5 देशों का एक अलायंस है 5 आइज अलायंस खुफिया एजेंसी का, इसमें शामिल नहीं है फ्रांस। आंसर भी हो जाएगा। अब अभी सुर्खियों में क्यों है? तो देखिए ऑस्ट्रेलिया ने घोषणा की है कि ये 5 देशों की जो अलायंस वाले देश हैं इनके देश के लोगों को भी ऑस्ट्रेलिया अब अपने सुरक्षा बलों में शामिल करेगा। भले ही वो ऑस्ट्रेलियाई नागरिक नहीं है फिर भी ऑस्ट्रेलिया अपने सुरक्षा बलों में इन 5 देशों के लोगों को, एक तो ऑस्ट्रेलिया खुद हो गया, जो दूसरे 4 देश हैं उनके लोगों को भी अपने सुरक्षा बलों में जगह देगा। तो कौन सा देश शामिल नहीं है? तो यहां पर आंसर फ्रांस है। 5 देश की बात करेंगे 5 आइज अलायंस में। एक खुफिया गठबंधन है जिसमें शामिल है यूएसए, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ऑप्शन में फ्रांस था, फ्रांस 5 आइज अलायंस का सदस्य नहीं है। 5 देशों की ये जो खुफिया एजेंसी का गठबंधन है करता क्या है? खुफिया जानकारियों को आपस में साझा करना और एक दूसरे देशों के लिए एक नेटवर्क तैयार करना ताकि कभी कोई भी आतंकवादी घटना इन देशों में ना हो सके और एक दूसरे सुरक्षा बलों के पास, खुफिया एजेंसी के पास जो भी जानकारी है ये 5 देश आपस में साझा करते हैं। इनका जो ये गुट है, ये जो गठबंधन है, इसको नाम दिया गया है 5 आइज अलायंस। कौन कौन से देश हैं? यूएसए, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। हाल ही में स्टेट ऑफ द ओशन रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई? स्टेट ऑफ द ओशन रिपोर्ट 2024 को जारी किया है यूनेस्को ने। एक क्वेश्चन छोड़ देता हूं मैं आपके लिए, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां है? कमेंट में बताना। ओके, यहां पर देखिए रिपोर्ट के अंदर काफी सारे की पॉइंट्स को हाईलाइट किया गया है, लेकिन नॉर्मली की पॉइंट्स हमसे नहीं पूछे जाते, इसलिए आप ये याद रखिएगा कि स्टेट ऑफ द ओशन रिपोर्ट 2024 को किसने जारी किया? तो इसे यूनेस्को ने जारी किया है। की पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं कि की पॉइंट्स क्या है। जारीकर्ता कौन? पहला तो यूनेस्को। यूनेस्को ने कुछ चीजों को हाईलाइट किया है, जैसे देखिए महासागरों में लगातार टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है जिसके कारण महासागर में ऑक्सीजन की कमी हो रही है और इस ऑक्सीजन की कमी के कारण जो समुद्री जीव है उनकी काफी सारी स्पीशीज खतरे में आ गई। ओके, इसके अलावा वायुमंडल में जो CO2 बढ़ती जा रही है उसके कारण समुद्र में अम्लीकरण बढ़ता जा रहा है और इससे भी समुद्री जीवों को खतरा है। समुद्र का जल स्तर 1993 से लगातार बढ़ रहा है जिसके कारण समुद्र के किनारे के जो देश हैं, जो बड़े बड़े नगर हैं, उनकी भूमि के डूबने का खतरा बढ़ गया। तो ये सारे की पॉइंट्स को हाईलाइट किया है यूनेस्को ने अपनी इस रिपोर्ट में, जिसको नाम दिया है स्टेट ऑफ द ओशन रिपोर्ट 2024। किसकी रिपोर्ट है? यूनेस्को की। ओके, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? कमेंट में जरूर बताना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 81th इंटरनेशनल एयर
ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की एनुअल जनरल मीटिंग की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो देखिए 81th इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की जो एनुअल जनरल मीटिंग है वो 2025 में आयोजित की जाने वाली है इंडिया में। तो इंडिया इसको होस्ट करने वाला है, तो आंसर हो जाएगा यहां पर आंसर डी। ठीक है, एविएशन सेक्टर से जुड़े हुए जितने भी उद्योग है, जितने भी इंडस्ट्रीज है, जितने भी लोग हैं, वो इस जनरल मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। पूरे वर्ल्ड में एविएशन सेक्टर के विकास को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, क्या क्या जोखिम है एविएशन सेक्टर से संबंधित, इन सभी मुद्दों पर चर्चा की जाती है इस जनरल मीटिंग में। ओके, तो 81th इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एविएशन की एनुअल जनरल मीटिंग का आयोजन 2025 में किया जाने वाला है इंडिया में। उद्देश्य मैं आपको बता ही चुका हूं। यहां पर एक चीज और याद रखिएगा कि पहले भी भारत 2 बार इस एनुअल मीटिंग का आयोजन कर चुका है। सबसे पहले 1958 में यह एनुअल मीटिंग भारत में आयोजित की गई थी, फिर 1983 में और अब 2025 में। ठीक है, अब देखो मीटिंग किससे संबंधित है, तो अभी मैंने आपको बताया एविएशन सेक्टर से संबंधित है। ग्लोबल एविएशन सेक्टर से संबंधित जितने भी जोखिम है उन पर चर्चा करना, जितने भी विकास में क्या क्या फैक्टर योगदान दे सकते हैं इस पर विचार विमर्श करना। इसके लिए वर्ल्ड की जितनी भी एयरलाइंस हैं, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर, जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, है ना, और जितने भी लोग हैं ऐसे, वो सभी आपस में एक साथ मिलते हैं और इन मुद्दों पर चर्चा करते हैं। भारत में 2025 में इसका आयोजन किया जाने वाला है। यहां पर इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में एयरलाइंस जो उद्योग है उसके लिए एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार संघ है जिसकी स्थापना 1945 में की गई थी। हेडक्वार्टर कनाडा के मॉन्ट्रियल में स्थित है। डन, आगे बढ़ेंगे। कौन सा देश 2023-24 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बनकर उभरा है? तो भारत का तीसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बनकर उभरा है 2023-24 में नीदरलैंड, यूरोपीय देश। सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हमने किस देश के साथ किया है 2023-24 में? तो यह है नीदरलैंड। सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किस देश के साथ किया, यह भी क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय जो भारत में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री है उसने हाल ही में आंकड़ों को जारी किया है, एक रिपोर्ट को जारी किया है और उसने बताया है कि 2024 में, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है यूएसए, सेकंड नंबर पर आता है संयुक्त अरब अमीरात और तीसरे नंबर पर है नीदरलैंड। ठीक है, तो नीदरलैंड तीसरे नंबर पर आता है भारत में एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन के मामले में, जिसके साथ भारत का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है। देखिए फाइनेंशियल ईयर 2023 में ये जो एक्सपोर्ट था नीदरलैंड के साथ ये 21.61 बिलियन डॉलर का था, लेकिन अब ये 2024 में बढ़कर 22.36 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हो गया है और इस तरह से तीसरा सबसे बड़ा देश हो जाता है नीदरलैंड, जिससे हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। शिपमेंट सेक्टर में वृद्धि के कारण यह उछाल देखने को मिला है और नीदरलैंड के साथ हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है। ठीक है, लास्ट नीदरलैंड के बारे में थोड़ा सा कैजुअली फैक्ट देख लेते हैं। तो यूरोपीय देश है, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं। एम्स्टर्डम इसकी कैपिटल है और ऑफिशियल करेंसी यहां पर चलती है यूरो, जो कि अधिकतर यूरोपीय देश अपनाते हैं। लास्ट क्वेश्चन पर आइए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आप सभी को पता भी है। चर्चित डंकी मार्ग निम्नलिखित में से किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो एक मूवी देखी होगी आपने कुछ समय पहले, आई थी डंकी, इसी से रिलेटेड है ये डंकी मार्ग। इलीगल माइग्रेशन के लिए जिस रूट का यूज किया जाता है उसे डंकी रूट के नाम से जाना जाता है। हाल ही में देखिए भारतीय खुफिया एजेंसी की एक रिपोर्ट आई है और इसमें यह बताया गया है कि पिछले 1 साल में डंकी मार्ग से लोगों को दूसरे देशों में भेजकर भारत में 1000 करोड़ से अधिक की अवैध कमाई की गई है लोगों के द्वारा। जो भी डंकी मार्ग पर लोगों को लेके जाते हैं उनके द्वारा ये जो पूरा अवैध कमाई का आंकड़ा है
1000 करोड़ रुपए है पिछले एक साल का। तो डंकी मार्ग नॉर्मली आपने देखा होगा, मूवीज में भी देखा होगा, अवैध तरीके से, मतलब परमिट तो है नहीं, परमिट होता, वीजा होता तो डायरेक्ट फ्लाइट लेकर एक देश से दूसरे देश जाया जाता, ये लीगल प्रोसीजर है। लेकिन क्या होता है, डंकी मार्ग के माध्यम से इलीगल तरीके से अलग अलग देशों के मार्गों से होते हुए छुपते छुपते ये लोगों का गैंग है जो कि दूसरे लोगों को सीमा पार करवाता है। ठीक है, स्पेशली भारत में देखिए, हरियाणा में ये प्रचलन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। हरियाणा के जो लोग हैं अवैध रूप से डंकी मार्ग का यूज करके जो यूएसए पहुंचना चाहते हैं, वो पहले इक्वाडोर जाते हैं इस गैंग के माध्यम से, और फिर इक्वाडोर के रास्ते होते हुए मैक्सिको होते हुए इलीगल रूप से इंटर करते हैं यूएसए में। अब ये जो पूरा रूट है, अब देखिए डायरेक्ट तो चले नहीं जाएंगे, तो अलग अलग देशों में छुपते छुपते जाना होता है। इसी रूट को कहा गया है डंकी रूट। ठीक है, पिछले एक साल में इस गैंग के लोगों ने 1000 करोड़ रुपए की कमाई की है भारतीय लोगों को डंकी रूट से दूसरे देश भेजकर, ये रिपोर्ट आई है। ओके, तो यहां पर पता चल जाता आपको डंकी रूट क्या है। 7 जून के सभी करंट अफेयर यहां पर क्लियर हो जाते हैं। बहुत ही सिंपल करंट अफेयर था आज के सेशन में। तो आगे बढ़ेंगे और लास्ट डे के सेशन के करंट अफेयर को यहां पर हम एक बार रिवाइज करेंगे। ठीक है, इजीली आप बता दोगे क्योंकि हम लास्ट सेशन में पढ़ चुके हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए को कितनी सीट मिली? 292। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने कौन सा कैंपेन शुरू किया? तो एक पेड़ मां के नाम अभियान। आंध्र प्रदेश में हुए 16वें विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी ने बहुमत हासिल किया? तो यह है टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 के अनुसार भारत की कौन सी इंस्टीट्यूशन 108वीं रैंक के साथ भारत की बेस्ट इंस्टीट्यूशन है? तो यह है आईआईटी बॉम्बे। पढ़ा था लास्ट सेशन में हमने इसको। किस अंतरिक्ष संगठन ने प्रवाह नामक CFD सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है इसरो ने। काजा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां किया गया? तो यह आयोजित किया गया जाम्बिया में। हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार दिया गया कृष्ण प्रकाश को। इसके अलावा नासा ने चंद्रमा के लिए स्टैंडर्डाइज्ड टाइम सिस्टम विकसित करने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौता किया? तो यह समझौता हुआ है यूरोपीय स्पेस एजेंसी के साथ। किसका है? नासा का। डॉक्टर हेलेन मेरी रॉबर्ट्स किस देश की सेना में अल्पसंख्यक समुदाय से पहली महिला ब्रिगेडियर बन गई? तो यह बनी है पाकिस्तान में। ठीक है ना, अल्पसंख्यक समुदाय से पहली महिला ब्रिगेडियर बनी है किस देश में? पाकिस्तान में। हाल ही में सिंगापुर में शांगरी ला वार्ता मतलब एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया? तो कौन सा संस्करण था? 21वां संस्करण। आंसर हो जाएगा आंसर बी। ओके, तो लास्ट डे के सभी करंट अफेयर यहां पर रिवाइज हो जाते हैं। अब हम देख लेते हैं हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे कल के सेशन के आंसर ले लेते हैं। आर्कडी ड्रोकोविच किस संस्था के अध्यक्ष है? तो ये वर्ल्ड चेस फेडरेशन के अध्यक्ष के पद पर हैं। कार टी सेल थेरेपी कैंसर के इलाज से संबंधित है और वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का हेडक्वार्टर कनाडा के मॉन्ट्रियल में स्थित है। ये तीनों ही क्वेश्चन बिल्कुल सही आंसर है सभी के। रिया गुप्ता के कमेंट को यहां पर हमने कलेक्ट किया है। मिड वीडियो में भी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, ताइवान एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कितने गोल्ड जीते? तो भारत ने 3 गोल्ड अपने नाम किए हैं। ओके, तो सारे आंसर मिल गए यहां पर हमें, और आज के सेशन के करंट अफेयर को भी हमने यहां पर डिटेल में डिस्कस कर लिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। कोर्स ऑफ द डे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। हिंदी और इंग्लिश दोनों की करंट अफेयर की ईयरली ई बुक आपके लिए अवेलेबल है। अब आप लिंक पर क्लिक कीजिए और वहां जाकर आप इसे अवेल कर सकते हैं। ओके, तो आई होप सेशन पसंद आया होगा। लाइक शेयर कर दीजिएगा।
और इसके अलावा कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।